हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो डिस्कस करेंगे आज मैथ्स पेडागोजी, जो कि आपके लिए कंप्लीट एक पूरा कंटेंट रहेगा, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी, और साथ में हम डिस्कस करेंगे पूरे कंटेंट को। जितना भी आपका सिलेबस है मैथ्स पेडागोजी के, जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, उनको हम डिस्कस करेंगे और उनसे किस तरीके से क्वेश्चन निकले हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। कोशिश रहेगी मेरी इस एक वीडियो में आपकी एक कंप्लीट रिवीजन हो जाए कि आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और कल आपका पेपर हो सीटेट का, तब भी आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें। हमने बीच बीच में क्वेश्चंस को डिस्कस किया, टॉपिक को डिस्कस किया है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी, आप लोग सोच रहे होंगे कि 3-4 दिन से कोई वीडियो नहीं आई है तो बड़ी ही केयरलेस मेंटर है ना। तो ऐसा नहीं है, आई एम नॉट अ केयरलेस मेंटर, बट येस आई एम अ केयरिंग मदर। क्योंकि बेटा है मेरा, जो उसकी तबीयत ख़राब है थोड़ी, उसको चिकन पॉक्स हो गया था, अभी भी है, बट 3-4 दिन ज़्यादा था, तो मुझे बिल्कुल उसको एकदम 100% अटेंशन देना था। उन लोगों के सोने के बाद ही मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ। तो अभी ये था कि मैं सोते टाइम भी उसको अकेला नहीं छोड़ रही थी पिछले 3-4 दिन से। तो इस वजह से ये था कि ये पीपीटी बनी हुई थी, उसके बाद भी मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, इतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा था मुझे। दैट्स वाई 3-4 दिन आपका मिस हो गया बीच में, बट अभी नहीं होगा मिस। इसके अलावा एस्टेट के स्टूडेंट्स को भी मैंने प्रॉमिस किया था कि कुछ जो पेपर्स हैं मैं उनके सॉल्व करवा पाऊंगी, बट आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं इसी वजह से वो पेपर्स भी मतलब आप लोगों के साथ में डिस्कस नहीं कर पाई। बाकी मैंने ऐसा मतलब कमेंट सेक्शन में कई बच्चों को कहा था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कुछ चीज़ें जो इनको कोशिश करूँगी करवाने की। ठीक है, तो उस वजह से वो नहीं हो पाया, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। जितना भी कंटेंट फिलहाल है अवेलेबल आप लोगों के लिए, वो आप देख सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, सीडीपी में तो बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम आज मैथ्स पेडागोजी का। कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका इससे, क्वेश्चंस और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग मैथ्स का नेचर क्या है आपका। मैथ्स क्या है, नेचर ऑफ मैथ्स जो है आपका वो क्या होता है, इससे कई बार क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट में आता है क्वेश्चन, 3-4 स्टेटमेंट होती है आपके सामने और क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, तो क्या है, मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज। ठीक है, मैथमेटिक्स क्या है आपका, सभी विज्ञानों की रानी है, एंड इट प्रेजेंट इज देयर इन ऑल द सब्जेक्ट्स। भाई मैथमेटिक्स क्या है आपका, सभी सब्जेक्ट्स में आपका काम आता है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपने देखा होगा उनमें कहीं ना कहीं आपको जो है मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मैथमेटिक्स इज मोर देन कंप्यूटेशन। ठीक है, मैथमेटिक्स गिव अस क्लियर एंड करेक्ट आंसर। अब क्या होगा देखो, कि अगर 4+4 8 होता है तो वो कहीं दुनिया में चले जाओगे आप तो 4+4 8 ही होगा। पेडागोजी में कई बार ऐसा होगा ना कि आप देखेंगे भाई किसी ने स्टेजेस कुछ दे रखी हैं, किसी ने स्टेजेस कुछ दे रखी हैं, कहीं आंसर कुछ मिलेगा, कहीं पे आंसर कुछ मिलेगा, लेकिन मैथ्स पेडागोजी में, मैथ्स में आपको क्या है, क्लियर और करेक्ट आंसर मिलेगा हर जगह पे। ठीक है, मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट फाइंड एप्लीकेशन इन एवरी वॉक ऑफ आवर लाइफ। नोइंगली अननोइंगली पीपल यूज कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन देयर डेली लाइफ। भाई ये हमारे लाइफ की हर जगह पे इस्तेमाल होता है, मतलब कि या तो आप मतलब हम इसको जानते हुए यूज़ करते हैं, कभी कभी क्या होता है अननोइंगली हमें पता भी नहीं चलता, फिर भी हम मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं। भाई आपकी मम्मी वगैरह अगर कोई पढ़ी लिखी भी नहीं है तो वो सब्जी लेने जाती हैं अगर, तो सब्जी वाले से वो जितना हिसाब किताब वो रख पाते हैं ना, उतना कई बार हम लोग भी नहीं रख पाते। तो वो क्या है, वो मैथमेटिक्स तो यूज़ हो रहा है ना वहाँ पे। अगर वो सब्जी लेकर के आते हैं, राशन लेकर के आते हैं, बेशक कोई पढ़ा लिखा भी ना हो, तब भी क्या होगा, वो मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की कुछ अगर देखा जाए नेचर, तो क्या है आपका, इसका नेचर क्या है, लॉजिकल है। ठीक है, लॉजिक है आपका। मैथमेटिक्स में क्या चलते हैं, लॉजिक चलते हैं। भाई आप कहेंगे कि जो 2 इवन नंबर होते हैं उसको अगर हम ऐड करते हैं तो उसका जो सम आता है वो क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो ये क्या है आपका, ठीक है, इस तरीके से आपका मैथमेटिक्स क्या है, लॉजिकल चलता है। करके देख लो भाई, है तो क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, मैथ्स आपका लॉजिक पे चलता है। मैथमेटिक्स इज सिंबॉलिक, सिंबल्स पे चलता है मैथमेटिक्स आपका। ये क्या है, अब आपको ये देखते पता चल जाता है, अच्छा हमें क्या करना है, जोड़ना है भाई। ठीक है, ये देखते आपको पता चल जाता है माइनस करना है, ये देखते पता चल जाता है इंटू करना है। ठीक है, ये देखते पता चल जाता है डिवाइड करना है। मतलब इसकी जो लैंग्वेज है, अगर देखा जाए मैथमेटिक्स की लैंग्वेज क्या है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है, सिंबल्स पे चलता है। ठीक है, मैथमेटिक्स इज प्रिसाइज। द टर्म प्रिसाइज मीन्स एक्यूरेसी एंड एग्जैक्टनेस। प्रिसाइज का मतलब क्या हो गया भाई, एग्जैक्ट होगा और एक्यूरेसी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया 2+2 होगा तो 4 ही होगा, चाहे यहाँ देख लो चाहे दुनिया के किसी कोने में देख लो। मैथमेटिक्स में आपने सुना होगा ना, आपके टीचर्स भी आपको बोलते होंगे कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, कि भाई आपके 20 में से 20 ना किसी सब्जेक्ट में नहीं आ सकते, चाहे आप कितने भी मतलब तुर्रम खां हो। लेकिन फिर भी क्या होते हैं, मैथमेटिक्स में क्या होगा, अगर आपने 20 में से 20 ठीक किए हैं ना, आपके बोर्ड एग्जाम वगैरह में आपने देखा होगा टीचर कहते होंगे कि इसमें आपके कंप्लीट मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि आंसर क्या होते हैं, एग्जैक्ट आंसर होते हैं, एक्यूरेसी होती है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स एम
एम एट एब्स्ट्रक्शन। अब क्या होगा, एब्स्ट्रक्शन पे चलता है मैथमेटिक्स। देखो आपने देखा होगा, कहते हैं ना कि पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु से 10 साल कम है। 10 साल पहले पिता की आयु ये थी, तो अभी पुत्र की आयु क्या होगी। अब ये क्या है, ना पिता है ना पुत्र है ना आयु है, क्या है, एब्स्ट्रक्शन तो है। एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पे मैथमेटिक्स जो है वो चलता है आपका, ठीक है। और वो धीरे धीरे करके हम बच्चों में डेवलप करते हैं। मैथमेटिक्स लैंग्वेज एंड सिम्बोलिज्म, इट हैज़ इट्स ओन यूनिक लैंग्वेज। याद रखेंगे आप, मैथमेटिक्स की खुद की यूनिक लैंग्वेज होती है, और वो कौन सी होती है, सिम्बॉलिक लैंग्वेज होती है मैथमेटिक्स की, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है आपका, कि मैथमेटिक्स जो है आपका, उसमें दो होते हैं आपके, ब्रॉडली इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा प्योर मैथमेटिक्स, एक होता है हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स क्या होता है, जो हम सिर्फ कहते हैं ना एक बार के लिए, जो पढ़ने के लिए हमने पढ़े थे। आज आप लोग कहते होंगे ना, किस लिए हम लोगों को साइन और कॉस थीटा पढ़ाया था टीचर ने, कभी तो काम नहीं आता कहीं पर भी, है ना भाई, कभी काम नहीं आया आज तक साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या है, प्योर मैथमेटिक्स है। अलजेब्रा है आपका, प्योर मैथमेटिक्स है, ठीक है। जो हमने सीखा है, हमारी रीजनिंग उससे अच्छी हुई है। लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या है आपका, जो आपकी डेली लाइफ में काम आता है, जहाँ पर भी आपको हिसाब किताब करना पड़ जाए भाई, सब्जी वाले के साथ में, दूध वाले के साथ में, ठीक है, या फिर आप कोई भी किसी भी तरीके का, आप किसी भी तरीके का जो अपना डेली रूटीन का हिसाब किताब करते हैं। एक फार्मर भी अगर एक धरती पर देखेंगे आप, अगर वो खेती भी करते हैं, अगर उनका मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, तब भी वो क्या करेंगे, भाई ये मेरी लैंड है, ठीक है, इतने स्क्वायर फीट की है, मुझे इसमें इतना बीज लगेगा, इतना मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, इतना मुझे फर्टिलाइजर लगेगा, इतने पैसे लगेंगे। तो क्या है वो मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा है, वो होता है हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो कि हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये 2 तरीके के होते हैं। अब हमारा मैथमेटिक्स का प्लेस क्या है करिकुलम में, ठीक है। हमने देखा कि इस सब्जेक्ट का नेचर कैसा है, भाई इस सब्जेक्ट का नेचर ऐसा है कि ये सभी जगह पर काम आता है, डेली लाइफ में भी काम आता है, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करता है। प्लेस उसका करिकुलम में क्या है, ये यही चीज़ डिसाइड करती है कि उस सब्जेक्ट का नेचर क्या है। अब हम देखेंगे कि इसकी करिकुलम में क्या जगह है मैथमेटिक्स की। भाई सब्जेक्ट तो और भी बहुत सारे हैं, तो उसमें मैथमेटिक्स जो है वो कितना इंपॉर्टेंस है। मैथमेटिक्स प्रोवाइड एन इफेक्टिव वे ऑफ बिल्डिंग मेंटल डिसिप्लिन एंड एंकरेज लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल रिगर। ये आता है आपका बाकायदा क्वेश्चन में कि मैथमेटिक्स से क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग आपकी डेवलप होती है, मेंटल डिसिप्लिन आपका डेवलप होता है, ठीक है। In addition, mathematics knowledge play a crucial role in understanding the content of other school subjects such as science हो गया, social science हो गया, music art, सब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके ना, उनमें आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। साइंस में भी आपने देखा होगा कितने सारे फॉर्मूलाज हो गया, जो भी चीज़ आप देखते हैं साइंस में कितने भी है, उसमें भी क्या है आपकी मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। सोशल साइंस में भी आप देखेंगे, अगर आप सन पढ़ते हैं, कोई भी ईस्वी सदी पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है, ईशा पूर्व पढ़ते हैं आप, उसमें क्या है आपको कहीं ना कहीं तो मैथ्स की टर्म की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसका जगह, इसका स्थान क्या है कि ये हर जगह इस्तेमाल होता है, हर मतलब सब्जेक्ट में इसका मतलब महत्व है। तो इसके बारे में, इसकी महत्व को लेकर के कोठारी कमीशन रिकमेंडेशन कहती है कि इन्होंने एक बात कही, जो कोठारी कमीशन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है स्ट्रेस दैट क्रूशियल नीड ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल एजुकेशन। इतनी ज़्यादा जो इसकी आवश्यकता है स्कूल एजुकेशन में, उन्होंने ये पैटर्न अपनाया कि भाई मैथमेटिक्स जो है ना वो कंपलसरी किया जाए आपका, ठीक है। कब तक, 10th तक तो एटलीस्ट वो कंपलसरी होगा आपका। इट वॉज नोटिस दैट द जनरल मैथमेटिक्स वॉज मैंडेटरी अप टू क्लास 10। भाई जो जनरल मैथमेटिक्स जो है ना वो मैंडेटरी होगा आपका क्लास 10 तक, वाइल एडवांस्ड मैथ वॉज कैप्ट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। जो जनरल मैथमेटिक्स है उसको तो मैंडेटरी कर दिया, बिल्कुल आपका क्या है कंपलसरी कर दिया क्लास 10 तक। इसकी जो एक कहेंगे हम, इसकी ज़रूरत को देखते हुए, इसकी जो विशेषता है उसको देखते हुए, करिकुलम में जो इसका स्थान है उसको देखते हुए, तो आप याद रखेंगे कोठारी कमीशन का रिकमेंडेशन है ये आपका, ठीक है। और एडवांस मैथमेटिक्स हमारे लिए क्या होता है, ऑप्शनल होता है, भाई आपको लेना है तो आप पढ़ सकते हो आगे। इसके अलावा एक चीज़ और है जहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, वो है आपका पैमेला लाइबेक का एक सीक्वेंस है मैथमेटिक्स का। वो कहती हैं कि ELPS, एलेप्स के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। बच्चे को इस तरीके से मैथमेटिक्स हमें पढ़ाना चाहिए, भाई सबसे पहले आपको उसको एक्सपीरियंस देना चाहिए, यानी कि ठोस वस्तुओं के साथ में उसका अनुभव होना चाहिए। जो कॉन्क्रीट मटीरियल है ना, अगर आपको उसको सिखाना है कि भाई ये 2 है और ये इसमें 2 ऐड करना है, भाई आप उसके साथ में 2 टॉफ़ी रखो एक बच्चे के पास में, 2 इसके अंदर में और ऐड कर दिया आपने, बोलो बच्चे से कितना हो गया, भाई 2 + 2 4 हो गया, ठीक है। अगर आप उसको ऐसे सिखाओगे 2 + 2, उसको नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप उसके सामने कॉन्क्रीट मटीरियल से उसको सिखाओगे तो उसको जल्दी समझ में आएगा कोई भी कॉन्सेप्ट जो है। तो सबसे पहले बच्चे को एक्सपीरियंस करने दो कॉन्क्रीट मटेरियल के साथ में, फिर उसके साथ में लैंग्वेज को ऐड करो। जब भी आप किसी ठोस वस्तु से उसका परिचय करवाते हो, ठीक है, भाई आपने बॉल दिखाया और कहा कि देखो ये सर्कल है,
ठीक है, आपने वो अपने घर की क्लॉक दिखाई और ये कहा कि देखो ये सर्कल शेप है, आपने अपने घर का डोर दिखाया और कहा कि देखो ये ना रेक्टेंगुलर शेप है आपकी, ठीक है। तो उसके साथ साथ में आपकी लैंग्वेज भी चलनी चाहिए ताकि बच्चा जो है चीज़ों के बीच में क्या है कोरिलेशन कर सके। फिर उसके बाद में आपको पिक्चर बनाना चाहिए, चित्र दिखाकर गणितीय अवस्थाओं के स्पष्ट करना। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, इस तरीके से पिक्चर्स दिखाएंगे कि अच्छा ये देखो ये आपका सर्कल है, ये आपका स्क्वायर है, ये आपका रेक्टेंगल है। फिर आपको क्या है डायग्राम्स पे आना चाहिए। उसके बाद में आता है सिंबल्स, यानी कि फिर उसके बाद में आपको सिंबल्स पे आना चाहिए कि ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस, देन आपका लैंग्वेज, फिर आपका पिक्चर और फिर आपका सिंबल्स यानी कि साइंस पे आना चाहिए। ये मैथमेटिक्स को पढ़ाने का सीक्वेंस जो आपका होना चाहिए, ठीक है। ये सेम चीज़ इस क्वेश्चन में आपसे यही इनडायरेक्ट तरीके से पूछा गया है एक्चुअल में। हम देखते हैं कि व्हेन आस्क्ड टू राइट 44 some students of grade second wrote it 404। भाई 44 लिखने को कहा था बच्चों को, उन्होंने 404 लिख दिया, ठीक है। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे, हाउ विल यू एड्रेस दिस, करेक्ट दिस आंसर इन देयर कॉपी, भाई उसकी कॉपीज में आंसर को करेक्ट कर देंगे। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कंक्रीट मटेरियल, ग्रुप देम विद दोज हु हैव डन इट करेक्टली, भाई उन लोगों के साथ में उनका ग्रुप बना दो जिन्होंने ठीक लिखा है। ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे कि भाई खुद से करेक्ट आंसर निकालो। तो भाई खुद से तो उन्हें आता होता तो 44 लिखते ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कॉन्क्रीट मटेरियल, भाई आप उनको क्या करेंगे कॉन्क्रीट मटेरियल की मदद से, क्योंकि बच्चे को स्टार्टिंग में क्या है कॉन्क्रीट चीज़ें समझ में आती है, उसकी मदद से आप उसको बताएंगे कि भाई वंस और टेंस, यहाँ पे ये वंस और टेंस की बात हो रही है, 44 लिखना है तो, और ये जो वंस, ये जो है आपका ये वंस टेंस 100 वाली टर्म है जो आपने 404 लिख दिया है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम से उसको आप समझाएंगे। जैसे कि ये रहा आपका, कुछ इस तरीके से आप कॉन्क्रीट मटेरियल आप ले सकते हैं वंस और टेंस के इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बच्चे को, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये इंग्लिश में है, वही सेम चीज़ इलिप्स जो है, किसी को हिंदी में अगर नहीं समझ में आया तो आप इंग्लिश में इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एनसीएफ 2005, यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है मैथमेटिक्स में। एनसीएफ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक एजुकेशन इन स्कूल इज मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड थिंकिंग। ये वर्ड एग्जैक्टली उठ करके आ जाता है कि एनसीएफ का मेन एम क्या है, मेन गोल क्या है आपका, तो क्या है बच्चे की सोच का मैथमेटाइजेशन करना। भाई बच्चा जो है वो मैथमेटाइजेशन हो सके, उसकी थिंकिंग का, वो सोच सके, अपनी डेली लाइफ में मैथमेटिक्स को इस्तेमाल कर सके। इसके बाद में 2 चीज़ों पे बात होती है, नैरो एम क्या है मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो नैरो एम क्या है मैथमेटिक्स का, प्राइमरी स्कूल पे अगर पढ़ाया जाता है तो टू डेवलप न्यूमेरेसी रिलेटेड स्किल्स बच्चे की, भाई जो न्यूमेरेसी रिलेटेड स्किल्स होती है बच्चे की वो डेवलप होनी चाहिए। और हायर एम की अगर बात की जाए तो वो आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है कि मैथमेटिक्स का नैरो एम जो है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है, ठीक है, या फिर कौन सा है। तो आप याद रखेंगे नैरो एम क्या है, न्यूमेरेसी रिलेटेड स्किल्स को डेवलप करना, और हायर एम क्या है, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बेहतर बनाना, उसको डेवलप करना, ठीक है। टीचिंग ऑफ नंबर्स, ऑपरेशन ऑन दैम, मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटीज एटसेट्रा एट प्राइमरी लेवल कैटर टू द नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। अब आप याद रखेंगे पूछा जाता है कि प्राइमरी लेवल पे कौन कौन सी चीज़ें बच्चे को सिखा देनी चाहिए, तो नंबर्स के बारे में, ऑपरेशंस नंबर्स का, मेजरमेंट के बारे में, क्वांटिटीज़ का, ये सारी चीज़ें प्राइमरी लेवल्स पर एक नैरो एम में आती है आपकी, ये जो न्यूमेरेसी स्किल बच्चे की डेवलप करती है। नंबर्स हो गया, नंबर्स की पहचान करना हो गया, उनके साथ में मैनिपुलेशन करना हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, प्राइमरी लेवल में आती है, और इसको हम क्या कहते हैं, नैरो एम कहते हैं मैथमेटिक्स का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में, ये सेम चीज़ आपकी कई बार रिपीट में दी गई है। वन मेन गोल ऑफ मैथमेटिक एजुकेशन इन स्कूल डेवलप टू मैथमेटाइज द चाइल्ड थॉट प्रोसेस, चाइल्ड की थिंकिंग प्रोसेस, चाइल्ड का थॉट प्रोसेस को क्या करना, मैथमेटाइज करना, ये आपका मेन उद्देश्य रहता है एनसीएफ के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, The emphasis is on learning environment that invite participation, engage children and offer a sense of success। ये आप याद रखेंगे, जब बच्चे को एक लर्निंग एनवायरनमेंट देना होता है कि बच्चे को क्या करेंगे, आप पार्टिसिपेशन के लिए करेंगे, ठीक है, एंगेज करके आप बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको एक सेंस ऑफ सक्सेस को ऑफर करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो पूछी जाती है वो होता है आपका विजुअलाइजेशन एंड रिप्रेजेंटेशन आर स्किल दैट मैथमेटिक्स कैन हेल्प टू डेवलप। ये सबसे बड़ी चीज़ है आपकी, विजुअलाइजेशन से आपको सिखाना। जैसे कि वैन हेले की थ्योरी में भी आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप आपका विजुअलाइजेशन का होता है, बच्चा क्या है विजुअलाइज करके सीखे चीज़ों को। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पर आप उनको बाद में लेकर के जाइए, पहले उनको क्या करेंगे, आप विजुअलाइज करना सिखाएंगे बच्चे को, ताकि वो सीखे चीज़ों को देख करके।
देयर इज़ ऑल्सो अ नीड टू मेक कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। एक कनेक्शन होना चाहिए, जिस टीचर को, जो सही टीचर होगा ना मैथमेटिक्स का, वो क्या करेगा, मैथ्स को बोरिंग कभी नहीं होने देगा, मैथ्स को जोड़ करके पढ़ाएगा वो, ठीक है। अगर आप कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं उसमें भी मैथमेटिक्स दिखाएगा, अगर आपको साइंस पढ़ा रहा है तो वहाँ भी वो मैथमेटिक्स दिखाएगा आपको कि देखो ये मैथ्स की जो टर्म है यहाँ पे, है ना। When children learn to draw graph, they should also be encouraged to think of functional relationship in the science including geology, ठीक है। भैया आप उनको सिखाएंगे कि किस तरीके से ये सारे सब्जेक्ट आपस में मिले हुए हैं मैथ्स के साथ में। मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चाइल्ड्स डेली लाइफ, ये सबसे बड़ा गोल रहा है हमारा। एनसीएफ जो कहता है कि जो मैथमेटिक्स है उसको बच्चे की डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से जोड़ना चाहिए। अब बच्चे ने मैथ सीख तो लिया, लेकिन वो डेली लाइफ में उसको पता नहीं उसको इस्तेमाल कहाँ करना है, तो उसको सीखने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैथ्स को इस तरीके से सिखाओ कि वो डेली लाइफ में उसको इस्तेमाल कर सके। ये कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो डायरेक्ट आपके पेपर में ऑप्शंस में आपको देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, टू रिलेट मैथमेटिक्स टू द चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट, यानी कि रिलेट करना है बच्चे को, मैथमेटिक्स को चाइल्ड के कॉन्टेक्स्ट में रिलेट करना है, ठीक है, उसके संदर्भ में समझाना है। टू इन्हेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाना है। डेवलपिंग चिल्ड्रंस एबिलिटी फॉर मैथमेटाइजेशन इज द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। नैरो एम क्या है आपका, टू डिवेलप यूजफुल कैपेबिलिटीज। प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम पॉजिंग स्किल्स जो है बच्चे की होनी चाहिए। प्रमोटिंग लॉजिकल स्किल्स, उसकी बच्चे की क्या करेंगे आप, प्रमोट करेंगे लॉजिकल थिंकिंग को, ये मैथमेटिक्स का एम है। मैथमेटिक्स इन्वॉल्व अ सर्टन वे ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, ये इन्वॉल्व क्या, कौन कौन सी चीज़ें होती है, एक सर्टन वे ऑफ थिंकिंग आपका और एक रीजनिंग, ये दोनों चीज़ें क्या है आपकी नीड है मैथमेटिक्स की, इन्वॉल्व करते हैं हम मैथमेटिक्स में कि बच्चे की रीजनिंग पावर अच्छी हो, उसकी लॉजिकल थिंकिंग बेहतर हो, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं जो आया हुआ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग प्राइमरी जो गणितज्ञ पाठ्यक्रम है उसका भाग नहीं है इनमें से, ठीक है। फर्स्ट आपका टेसलेशन, उसके बाद आता है सिमेट्री, उसके बाद आता है पैटर्न और एक आता है आपका रेशो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, आप देखेंगे अगर प्राइमरी की बुक उठा करके देखेंगे आप, तो उसमें आपका चौपड़ के बारे में भी है, उसमें आपका सिमेट्री भी दिया हुआ है, उसके अंदर पैटर्न्स तो दुनिया भर के भरे हुए हैं उसके अंदर में, लेकिन रेशो का जो पोर्शन है आपका वो आपका प्राइमरी लेवल पर नहीं आता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, रेशो आपका आंसर रहेगा। इसको थोड़ा सा आगे समझेंगे, थोड़ा एलिबोरेट करके। तो देखिए सिमेट्री क्या होती है उसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए सिमेट्री होती क्या है भाई, आप किसी भी फिगर को, जैसे कि ये आपका एक फिगर है, आप किसी भी फिगर को अगर आप फोल्ड करते हैं, ठीक है, जैसे कि एक स्क्वायर हो गया, ये इस तरीके का स्क्वायर है आपका, अगर आप इसको बीच में से फोल्ड करेंगे तो ये वाली साइड इस साइड को पूरी तरीके से ढक लेगी, ओवरलैप कर लेगी इसको पूरी तरीके से, वो आपका सिमेट्री बनता है। यानी कि कोई भी कोना यहाँ वहाँ छूटना नहीं चाहिए, टोटली ये एक दूसरे को ढक लें, तो वो आपका सिमेट्री बनता है। तो आप याद रखेंगे स्क्वायर में क्या होता है आपका, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनती है। भाई स्क्वायर आप देखते होंगे इस तरीके से, अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो भी ये आपका फोल्ड हो जाएगा और एक दूसरे को ढक लेगा। इस तरीके से अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो भी एक दूसरे को ढक लेगा। ऐसे फोल्ड करेंगे तब भी ये सारे कॉर्नर्स एक दूसरे को ढक लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा आपका 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनता है स्क्वायर में। रेक्टेंगल में आप देखेंगे तो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनता है। देखिए इस तरीके से आप यहाँ से यहाँ ढकेंगे तो ये दोनों ढक जाएंगे, और अगर इस तरीके से आप फोल्ड करते हैं इधर से तो भी एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी सिमेट्री। रोम्बस में क्या है आपकी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनती है। काइट में आपकी सिर्फ 1 लाइन सिमेट्री बनती है। इसके अलावा अगर आप ऐसे इसको फोल्ड करने बैठेंगे तो ये एक दूसरे को नहीं ढकेंगे, ठीक है, ये वाले कॉर्नर्स बाहर निकल जाएंगे। आइसोलेटेड जो आपका होता है उसके अंदर भी 1 लाइन सिमेट्री होती है, ठीक है। ट्रेपेजॉइड में भी क्या होता है, इसके अंदर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है, याद रखेंगे आप। पैरेललोग्राम में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। आपको लगता होगा देखने से कि इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसका एक कॉर्नर बाहर रहता है हमेशा। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसके अंदर भी 3 लाइन सिमेट्री होती है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। आइसोलेशन ट्राइंगल जो होता है उसके अंदर भी क्या होगा आपका 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। एक चीज़ आप याद रख सकते हैं, जैसे कि ये जो रेगुलर आपके पॉलीगॉन्स होते हैं ना, उसके अंदर जितनी साइड्स होती है, जैसे ये वाला है आपका, ठीक है, उसके अंदर जितनी साइड्स होगी ना उतनी नंबर ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे कि ये देखो 1 2 3 4 5 साइड्स है ना इसके अंदर। तो रेगुलर जो पॉलीगॉन होगा उसके अंदर जितनी नंबर ऑफ लाइंस होगी उतनी ही उसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो इसके अंदर कितनी सिमेट्री बन सकती है, 5 बन सकती है भाई इसके अंदर में, ठीक है। ये देखिए ट्राइंगल में 3 लाइन है, 3 ही इसके अंदर सिमेट्री बन सकती है। ये कुछ सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए है, ठीक है। स्क्वायर में 4 आपकी लाइंस होती है और 4 ही इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सिमेट्री वाला। सेम चीज़ आपका किस में आता है, ये आपका अल्फ़ाबेट में भी पूछ लिया जाता है। जैसे ए है,
ए को आप यहाँ से फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, दूसरा पार्ट जो है पहले पार्ट को ढक लेगा। यहाँ से देखिए इस तरीके से अगर आप इसको फोल्ड करते हैं तो ये ढक लेगा। तो कुछ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को नहीं ढकते हैं, ठीक है। कुछ बहुत सारे ऐसे होंगे जो, जैसे पी है, पी को आप फोल्ड करेंगे अगर तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है जी। तो ये आपका सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है जो पूछ लिया जाता है कई बार। ये आपके क्या है, पैटर्न्स हैं जो मैंने बताया कि आपके इंट्रोड्यूस होता है प्राइमरी लेवल पर। अब एक चीज़ और दे रखी है, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स, एनसीएफ 2005 में मेंशन किया हुआ है। टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, ये क्या भला है, बताइए आप मुझे। सॉल्विंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम, क्रिएटिंग मैथ गेम, या फिर प्रोवाइडिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, या बिल्डिंग ऑन वन कंसेप्ट ऑन अनदर। टॉल शेप का मतलब क्या हो गया, अगर हम मतलब निकालें तो ये मतलब हो गया, मतलब कि टॉल शेप यानी कि बिल्डिंग ऑन वन कंसेप्ट ऑफ अनदर। भाई बच्चे का जो भी उसको प्रीवियस कंसेप्ट उसको पता है उसके ऊपर आपको अपना कंसेप्ट उसको सिखाना है, ठीक है। बच्चे को अगर ये पता है कि भाई कोई भी चीज़ है, जैसे बच्चा अगर थोड़ा बहुत उसको नंबर्स की पहचान होती है, जब बच्चा थोड़ा बहुत स्कूल नहीं भी आता होता है ना, तब भी उसको मैथ्स की बहुत सारी चीज़ों की पता होती है, समझ होती है उसको, ठीक है। तो जो उसके प्रीवियस कॉन्सेप्ट होते हैं ना, जो प्रीवियस नॉलेज होती है, उसके ऊपर आपको आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है, उसकी सहायता से आपको उसके नए कॉन्सेप्ट्स को बनाना है, उसको कहते हैं टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। इन्होंने कहा है, एनसीएफ 2005 में इसको रेफर किया है कि बच्चे के साथ में आपको ये वाली जो तरीका है ये अपनाना चाहिए कि टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। एज पर एनसीएफ 2005 वन मेन गोल ऑफ मैथमेटिक एजुकेशन इन स्कूल इज़ टू, वन मेन गोल के हमने अभी भी पढ़ा, डेवलप न्यूमेरेसी स्किल, इन्हेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग, नर्चर एनालिटिक एबिलिटी, या फिर मैथमेटाइज द चाइल्ड थॉट प्रोसेस। अब देखो सारे ऑप्शन इतने प्यारे प्यारे हैं कि आपको समझ नहीं आएगा कौन सा लगाएं, लेकिन आपको याद रखना है मेन गोल जो है ना आपका वो क्या है, चाइल्ड्स के थॉट प्रोसेस को मैथमेटाइज करना, बच्चे की थिंकिंग का मैथमेटाइज करना, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। अभी अभी हमने पढ़े थे क्या क्या चीज़ें हैं प्राइमरी लेवल पर। प्रिपेयरिंग फॉर लर्न हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, मेकिंग मैथमेटिक पार्ट ऑफ चाइल्ड्स लाइफ, बिल्कुल ठीक बात है। प्रोमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम पोजिंग स्किल्स, बिल्कुल ठीक बात है। प्रोमोटिंग लॉजिकल स्किल, बिल्कुल ठीक बात है। प्राइमरी लेवल पे तीनों चीज़ें होनी चाहिए, बट हायर और एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स जो है प्राइमरी लेवल पर हम बच्चे को वो ऑब्जेक्टिव हम नहीं मानते हैं, ठीक है, कि चीज़ें मतलब बच्चा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को सीखने शुरू हो जाए, ठीक है। एज पर द विजन स्टेटमेंट ऑफ एनसीएफ 2005 स्कूल मैथमेटिक डज नॉट टेक प्लेस इन अ सिचुएशन वेयर चिल्ड्रन, ठीक है, क्या बोल रही है कि भाई स्कूल जो है मैथमेटिक्स जो है डज नॉट टेक प्लेस इन अ सिचुएशन वेयर चिल्ड्रन लर्न टू एंजॉय मैथमेटिक्स, सी मैथमेटिक्स एज ए पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ, ठीक बात है। पॉज और सॉल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम, ठीक बात है। मेमोराइज फार्मूला एंड एल्गोरिदम, ठीक है। एनसीएफ 2005 का विजन स्टेटमेंट ये बिल्कुल नहीं है कि आप फार्मूलाज को मेमोराइज कर दो, एल्गोरिदम को समझ लो, ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि बच्चे की डेली लाइफ से जोड़ना है, बच्चे को मीनिंगफुल प्रॉब्लम जो है बच्चे को समझ में आ सके, बच्चा एंजॉय करके मैथमेटिक्स को सीख सके, ये आपका एनसीएफ का क्या है, विजन है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन द स्कूल। एम क्या क्या है आपके टीचिंग के मैथमेटिक्स को पढ़ाने के, ठीक है। टू डेवलप द मैथमेटिक्स स्किल लाइक स्पीड, एक्यूरेसी, नीटनेस, ब्रेविटी, एस्टिमेशन एट अमंग द चिल्ड्रन। बच्चों को मैथमेटिक्स स्किल को डेवलप करने के लिए क्या करना है, उसकी स्पीड डेवलप करने के लिए, उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसकी नीटनेस बढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ें जो उसकी एस्टिमेशन यानी एक अंदाज़ा जो होता है बच्चे का वो लगा सके, ये सारा बच्चे के अंदर डेवलप हो सके, ये हमारा एम होता है मैथमेटिक्स का। टू डेवलप देयर लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग पावर, एनालिटिक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा था पीछे, आपने देखा होगा कि सारे ये ऑप्शंस में मिलते हैं आपको कि लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग पावर, ये सब चीज़ें बच्चे की जो है इंप्रूव होनी चाहिए, मैथमेटिक्स का एम होता है। टू डेवलप देयर पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, बच्चा जो है डिसीजन मेकिंग कर पाए, ये आपका एम होता है मैथमेटिक्स का। टू डेवलप द टेक्निक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है बच्चे की टेक्निक जो है डेवलप हो बच्चे के अंदर में, ये एम होता है। टू रिकॉग्नाइज द एडिक्वेसी एंड इनएडिक्वेसी ऑफ गिवन डेटा इन रिलेशन टू एनी प्रॉब्लम और इंडिविजुअल बेसिस, भाई बच्चा जो है उसको कोई प्रॉब्लम जब दी जाती है उसको रिकॉग्नाइज कर सके उस प्रॉब्लम को इंडिविजुअल बेसिस पे भी, ठीक है, जो डेटा दिया हुआ है उसको उस बेसिस पे उसको सॉल्व करना
आना चाहिए। टू डेवलप देयर साइंटिफिक एटीट्यूड दैट इज़ टू एस्टिमेट, फाइंड एंड वेरीफाई रिजल्ट। भाई बच्चे का एक साइंटिफिक जो एटीट्यूड है वो डेवलप होना चाहिए कि बच्चा एस्टिमेट लगाए, उसको फाइंड भी करे और फिर उसके बाद में उसके रिजल्ट्स को वेरीफाई भी कर सके। टू डेवलप देयर एबिलिटी टू एनालाइज, टू ड्रॉ इन इन्फ्रेंसेज एंड टू जनरलाइज फ्रॉम कलेक्ट डेटा एंड एविडेंसेस। ठीक है, तो ये सारी एबिलिटीज़ बच्चे के अंदर में डेवलप होनी चाहिए। टू डेवलप देयर ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड एंड टू डिस्कवर सॉल्यूशन प्रूफ विद देयर ओन इंडिपेंडेंट एफर्ट। भाई बच्चे के अंदर एक ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड आना चाहिए कि बच्चा जो है डिस्कवर कर सके सॉल्यूशंस को। रटी रटाई चीज़ें उसको नहीं होनी चाहिए कि भाई उसने चीज़ें रट ली, फॉर्मूलाज रट लिया, ठीक है, और उसको समझ में आ गया। नहीं, बच्चा खुद से डिस्कवर करे, खुद से वो प्रूफ दे सके, अपने जो इंडिपेंडेंट एफर्ट है उससे वो चीज़ों को प्रूफ करके भी दिखा सके, खुद से प्रूफ करके दिखा सके। ये हमें बच्चे के अंदर डेवलप करना है। टू डेवलप देयर मैथमेटिक पर्सपेक्टिव एंड आउटलुक फॉर ऑब्जर्विंग द रियल ऑफ नेचर एंड सोसाइटी। ठीक है भाई, उसके अंदर आपको क्या है, एक मैथमेटिक पर्सपेक्टिव डेवलप करना है बच्चे के अंदर में, जैसा कि हमने कहा ना कि उसका मैथमेटाइजेशन करना है उसके थॉट्स का। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, मैथ इज़ यूनिवर्सल लैंग्वेज। ठीक है, मैथ है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज, इट इज़ रिटन इन अ सिम्बॉलिक लैंग्वेज। भाई मैथ्स की लैंग्वेज क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अब आप इसको देखते ही पहचान जाएंगे क्या है। ये प्लस का साइन है, ये क्या है, लैंग्वेज है मैथमेटिक्स की। ये क्या है, आपकी साइन है आपका। ठीक है, जैसे कि बच्चे ना आजकल मजाक में कह देते हैं कि इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश बोलना है तो मैथ्स की क्लास में कैसे बात करें फिर, है ना, कि मैथमेटिक्स की लैंग्वेज क्या है। भाई मैथमेटिक्स में मैथ में बात करो, चलो फिर कह देते हैं ना मजाक मजाक में, आप लोग भी अपने स्कूल टाइम में कहते होंगे चलो भाई मैथ्स की क्लास है अब तो मैथ्स में बात करेंगे। तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज क्या है, सिम्बल्स है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज। द सिंबल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू फॉर्म इक्वेशंस आर द सेम इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भाई सिंबल जो है ना वो आपकी, और जो इक्वेशंस है फॉर्म की हुई, वो सारी सब कंट्री में आपकी सेम मिलेगी। इसको सब जगह आपको प्लस ही कहेंगे, कहीं इसको माइनस नहीं कहेंगे। ठीक है, द वोकेबलरी ऑफ द मैथ ड्रॉ फ्रॉम मैनी डिफरेंसेज अल्फ़ाबेट एंड इंक्लूड सिंबल यूनिक टू मैथ। अब देखो, आप वोकेबलरी में देखोगे, अल्फ़ाबेट्स में देखोगे, जगह जगह पे आपको क्या है, कुछ चीज़ें डिफर मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स की यही एक यूनिकनेस है कि आप देखोगे इसको कि ये आपको वर्ल्ड वाइड आपको इसकी यही लैंग्वेज मिलेगी, सिंबल्स की ही लैंग्वेज मिलेगी आपकी और सेम मिलेगी। अब एक टर्म पढ़ते हैं हम, कम्युनिटी मैथमेटिक्स। तो कम्युनिटी मैथमेटिक्स क्या होता है आपका, मैथमेटिक्स इज सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट सोशल इंपॉर्टेंस। कम्युनिटी मैथमेटिक्स क्या है, जो कि आपकी सोसाइटी में काम आए। ठीक है, जो आपके डेली लाइफ में काम आए। इनफैक्ट द हार्मनी, लॉ, ऑर्डर, डायमेंसिटी प्रिविलेज्ड इन एवरी सोसाइटी, इन आवर सोसाइटी, ऑल बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, द वर्ल्ड ट्रांजेक्शन, एक्सचेंज, कॉमर्शियल ट्रेड होता है आपका, जो बिजनेस डिपेंडेंट ऑन मैथमेटिक्स। जितनी भी चीज़ें आपके आसपास में आप कहेंगे वो सारी चीज़ें मैथमेटिक्स के इर्द गिर्द घूमती है। भाई कॉमर्शियल ट्रेड करते हैं आप, एक्सचेंज करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं अपना कैश का कोई भी, और बिजनेस जो सारी चीज़ें होती है वो किस पे डिपेंडेंट है, आपकी मैथमेटिक्स पे डिपेंडेंट है। तो ये आपकी क्या है, कम्युनिटी मैथमेटिक्स कहते हैं, सामुदायिक गणित हम इसको कहते हैं, जो हमारे समुदाय में काम आता है। The means of transport, communication, and so many scientific inventions and discoveries that have knitted the world into a family owe their existence of mathematics। ये सारी चीज़ें गुथी हुई हैं आपस में, बुनी हुई हैं आपस में, दुनिया को क्या है, एक फैमिली के रूप में मतलब ये हमने इसको गुथ रखा है। किस वजह से, मैथमेटिक्स की वजह से। जस्ट बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स ये सारी चीज़ें आपस में क्या है, रिलेट करती हैं, आपस में बुनी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं इवैल्यूएशन की मैथमेटिक्स में। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड से। इवैल्यूएशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस ऑफ बिहेवियल चेंजेस एंड जजिंग द डायरेक्शन एंड एक्सटेंड ऑफ सच चेंजेस। भाई इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, मूल्यांकन का मतलब क्या है कि आपने कितना सीखा, सिंपल भाषा में आपने कितना सीखा, आपके अंदर क्या चेंज आया। ठीक है, उसको जज करना क्या होता है, आपका क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन हम देखते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, जिसको कि हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कह देते हैं। ठीक है, द गोल ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग, टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक दैट कैन बी यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्टर टू इम्प्रूव देयर टीचिंग एंड बाय स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है भाई, जो कि आपका ऑन गोइंग होता है हमेशा। आप याद रखेंगे, कभी भी ऑन गोइंग फीडबैक की बात की जा रही है ना भाई, क्लास में टीचर ने क्या किया, मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, तो क्या कौन सा आपका इवैल्यूएशन होगा,
फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा आपका। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चे इंस्ट्रक्टर जो होगा वो अपनी टीचिंग में इंप्रूवमेंट करेगा। कहीं पर भी उसको अगर लग रहा है कि बच्चा कुछ नहीं सीख पा रहा है तो अपनी टीचिंग में इंप्रूवमेंट करेगा, और जो लर्नर होगा वो अपनी लर्निंग में इंप्रूवमेंट करेगा। ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस जो होते हैं वो हेल्प स्टूडेंट आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो आप याद रखेंगे कि ऐसा कौन सा इवैल्यूएशन होता है जो बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानने में मदद करता है, तो क्या होगा आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा। या इसकी कोई विशेषता पूछ ली जाए तो आप याद रखेंगे कि बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानने में मदद करता है, और उसके उस एरिया को टारगेट करने की मदद करता है जिस पे उसको ज़रूरत है काम करने की। भाई वो कहाँ वीक पड़ रहा है बच्चा, उसमें उसको काम करने की ज़रूरत है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो गया आपका। हेल्प फैकल्टी रिकॉग्नाइज वेयर स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग एंड एड्रेस प्रॉब्लम इमीडिएटली। भाई जो आपकी जो फैकल्टी है वो रिकॉग्नाइज करती है कि बच्चा कहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, इमीडिएटली उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, तो वो होता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। भाई आपने क्या किया, आज CDP के कुछ चैप्टर्स पढ़े और उसके बाद में आप एक पेपर सॉल्व करने के लिए बैठ गए, तो क्या होगा आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा आपका। ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा, क्योंकि आपको ही फाइनल रिजल्ट थोड़ी ना मिल रहा है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि मैंने जितना पढ़ा है वो मुझे उसमें से कुछ चीज़ें समझ में आई भी है या नहीं समझ में आई है, मैं पेपर को सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, फिर आता है समेटिव इवैल्यूएशन या समेटिव असेसमेंट। द गोल ऑफ समेटिव असेसमेंट इज टू इवैल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल यूनिट। इसमें क्या करते हैं, समेटिव यानी कि सम हो जाना। समेटिव को याद रखेंगे, सम करना, यानी कि पूरे चीज़ों का आपने एक एंड में आपने क्या किया, आपने इवैल्यूएट किया। ठीक है, यूनिट बाय कंपेरिटिंग अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड और बेंचमार्क। ठीक है, तो आप क्या करते हैं लास्ट में जा करके, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं 10th में, तो उसके बाद थोड़ी ना आप उस रिजल्ट को थोड़ी ना चेंज कर पाओगे। जो बोर्ड ने आपका रिजल्ट दे दिया वो दे दिया, वो क्या है आपको एक रिजल्ट देता है। समेटिव क्या होता है, एक रिजल्ट देता है। फॉर्मेटिव क्या होता है आपका, फॉर्मेटिव फॉर्मल तरीके से मान सकते हो आप, जो आपका स्कूल में होता है आपका इनफॉर्मल तरीके से होता है, इनफॉर्मल तरीके से जो आपका होता है। ठीक है, समेटिव असेसमेंट एक मिड टर्म एग्जाम हो सकता है, एक फाइनल प्रोजेक्ट हो सकता है, एक बोर्ड एग्जाम या आपका एक बोर्ड पेपर हो सकता है, तो ये दोनों आपके असेसमेंट होते हैं। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन इज एन एजुकेशन सिस्टम न्यूली इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया फॉर स्टूडेंट ऑफ 6th to 10th ग्रेड। ठीक है, CCE जिसको हम कहते हैं, ये आपका क्या है, द मेन एम ऑफ CCE इज टू इवेल्युएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग देयर प्रेजेंट एट स्कूल। अब बस इतना से याद रखना है आपको। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि मतलब लगातार जांचना है उसको। कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि एवरी एस्पेक्ट। भाई सिर्फ जो हमारा एक पेन पेपर टेस्ट होता है ना, उससे हम बच्चे को लेबलिंग ना कर दें कि भाई अगर उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो वो तो नालायक है, ये तो इंटेलिजेंट है। तो आपको क्या करना है, उसको हर एस्पेक्ट में उसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। दिस इज बिलीव टू हेल्प रिड्यूस द प्रेशर ऑन द चाइल्ड ड्यूरिंग बिफोर एग्जामिनेशन। ठीक है, एज द स्टूडेंट विल हैव टू सिट फॉर मल्टीपल टेस्ट थ्रू आउट द ईयर ऑफ विच नो टेस्ट और द सिलेबस कवर्ड विल बी रिपीटेड एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट्सो एवर। भाई क्या होता था पहले कि आपको देखो पूरे साल आपने पढ़ लिया और उसके बाद में पूरा साल भर बाद में आपका एक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसमें पास तो आप पास, अगर आप फेल तो आप फेल। ठीक है, पास हो गए तो इंटेलिजेंट, फेल हो गए तो भाई नालायक हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या कहा है, CCE में क्या कहा है कि भाई थ्रू आउट ईयर जो है आपको बच्चे को मल्टीपल टेस्ट लेने हैं आपकी। आपने क्या किया, मतलब 3 मंथ्स पे आपने बच्चे का एक टेस्ट ले लिया, आपको पता चल गया अच्छा बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है, कहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, कहाँ उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, वहाँ पे आपने क्या किया, उन चीज़ों में सुधार कर दिया। फिर 3 मंथ्स के बाद में आपने एक और टेस्ट ले लिया बच्चे का मिड टर्म में। अब क्या होगा कि बच्चे के 3+3+3 करके जब कई सारे एग्ज़ाम हो गए, तो जब उसका 12 महीने वाला लास्ट एग्ज़ाम होगा ना, तो वो एक बर्डन महसूस नहीं करेगा, उसके ऊपर जो एक अननेसेसरी का प्रेशर होता है ना वो महसूस नहीं करेगा। तो CCE का मेन उद्देश्य यही है कि थ्रू आउट लाइफ जो है, थ्रू आउट जो आपका ईयर होता है उसमें आपका इवैल्यूएशन धीरे धीरे होता रहे और आपकी हर एस्पेक्ट में आपका इवैल्यूएशन किया जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रॉब्लम कौन कौन सी आती है टीचिंग में, जो मैथमेटिक्स को लर्न करने में और टीच करने में। प्रायर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस विद मैथमेटिक्स। एक प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा हो मैथमेटिक्स को लेकर के। रीज़न हो सकता है कि भाई आपको कोई अच्छा टीचर ना मिला हो। ठीक है, मैथमेटिक्स को लेकर के आपका एक नेगेटिव एक्सपीरियंस बन गया हो, तो आपको मैथमेटिक्स को सीखने में हमेशा से प्रॉब्लम आएगी। अनफेवरेबल स्कूल क्लाइमेट। भाई स्कूल में भी एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है मैथमेटिक्स के लिए, भाई अच्छा टीचर नहीं मिला है। ठीक है, दूसरी बात मैथमेटिक्स को कई बार क्या होता है ना, टीचर मैथमेटिक्स को एज अ पनिशमेंट यूज़ करते हैं। अच्छा तुमने ये काम किया, चलो ठीक है एक काम करो, तुम मैथ्स के इतने सम जो है सॉल्व करके दिखाओ, उसको पनिशमेंट की तरह ले लेते हैं। तो एक अनफेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है। या फिर कई बार जेंडर के बेसिस पे क्या देते हैं कि भाई तुम लड़की हो, तुमसे नहीं हो पाएगा मैथमेटिक्स।
वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, ठीक है। एथनिक और जेंडर स्टीरियोटाइप, कई बार ये भी एक कॉमन फीलिंग होती है दैट गर्ल एंड चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप डू नॉट परफॉर्म वेल इन मैथमेटिक्स, ठीक है। एक ये भी स्टीरियोटाइप होता है, एक रूढ़िबद्धता हो जाती है कई बार कि लड़कियाँ और जो आपके सोशल बैकग्राउंड में जो अच्छे नहीं हैं, ठीक है, सोशली अच्छे नहीं हैं, डिसएडवांटेजेस हैं जो, वो बच्चे जो है मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या होगा, वो हमेशा से क्या करेंगे, एक थोड़ा सा ह्यूमिलेटिंग बिहेव करेंगे, ह्यूमिलेटिंग उनको एक रिमार्क रहेगा उनका उस सब्जेक्ट को लेकर के, वो हमेशा डाउन फील करेंगे। द फियर ऑफ लुकिंग और फीलिंग स्टूपिड इन फ्रंट ऑफ अदर, भाई हम कई बार सोचते हैं ना कि मैथमेटिक्स की क्लास में टीचर कहता है जो डाउट पूछने पूछ लो भाई यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे क्या है, बच्चे पूछते नहीं है, क्या सोच के भाई मुझे सब लोग कहेंगे देखो स्टूपिड है, इसको इतना भी नहीं समझ में है। तो ये फियर भी बच्चों के अंदर में रहता है, जिस वजह से क्या होगा, उसको आगे चल करके मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ इसी से आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स, भाई मैथ में उपलब्धि कम होने का क्या कारण हो सकता है। जेंडर है आपका, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है, इनेट एबिलिटी ऑफ पर्सन है। तो जेंडर को हम बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक तरीके का आपका क्या है, स्टीरियोटाइप हम इसको मानते हैं, इसको हम एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं मानेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स हो नहीं सकता, भाई नेचर ऑफ मैथमेटिक्स तो सब बच्चों के लिए बराबर है ना, तो कुछ ही बच्चों का मतलब अंडर अचीवमेंट क्यों होता है। इनेट एबिलिटी है बच्चे की, ये भी गलत बात हो गई, ठीक है, कि कोई बच्चा माँ के पेट से आ रहा है बट पैदा होता हो ऐसे ज़रूरी नहीं है ना। इसमें सीटेट ने आपका आंसर माना है सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, और उसके पीछे जो एक रीज़न मेरा जो समझ में आता है मुझे, वो यही हो सकता है, जैसा अभी अभी हमने एक पॉइंट में पढ़ा कि जो कुछ बच्चे होते हैं जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं, वो स्टार्टिंग से ही क्या करते हैं, स्टीरियोटाइप को लेके चलने लग जाते हैं कि भाई मैथमेटिक्स जो है वो उनसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है उनको एक ऐसा बैकग्राउंड ना मिला हो जिसमें मैथमेटिक्स जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता हो कंपैरेटिवली उस बच्चे के जो किसी बिजनेस फैमिली से आता है या जिसको एक मैथमेटिक्स का एक माहौल मिला हो, उसके कंपैरेटिव में उसकी अंडर अचीवमेंट हो सकती है। तो सीटेट ने ये सोच करके शायद इसका आंसर ये दिया है आपको, तो आप ध्यान रखेंगे इसको। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग होती है जो, उसको देख लेते हैं। द एसेंशियल स्टेप इज एजुकेशनल डायग्नोसिस आर आइडेंटिफिकेशन द स्टूडेंट हु आर हैविंग ट्रबल और नीड, ठीक है। देखिए दो चीज़ें होती है, एक होता है डायग्नोज करना, एक होता है रेमेडी देना। डायग्नोज में आप इतनी चीज़ याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ कि आपको आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ पहचानना है बच्चे को ट्रबल कहाँ पे आ रहा है, उसको हेल्प की ज़रूरत कहाँ पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। जैसे कि आप लैब वाले के पास जाते हैं ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, तो वो आपको दवाइयाँ नहीं देता है, वो सिर्फ आपका ब्लड टेस्ट करता है, आपको रिपोर्ट देता है, उसके आगे का काम डॉक्टर करेगा, रेमेडी आपको डॉक्टर देगा। तो कभी भी याद रखना, डायग्नोस्टिक में अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है, आपको ऑप्शन में मिलेगा बाकायदा ये कि बच्चे को रेमेडी दे दो, बच्चे को सिखा दो, बच्चे की गलतियाँ ठीक कर दो, नहीं करनी है भाई। डायग्नोस्टिक में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ट्रबल को पहचानना है, बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और उसको हेल्प की ज़रूरत कहाँ पे है, दैट्स इट। डायग्नोज करने का सिर्फ इतना सा काम है, ठीक है। लोकेटिंग द एरर ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज़, ठीक है, उसके एरर्स क्या क्या है, उसको क्या क्या डिफिकल्टीज़ आ रही है, ये सिर्फ हमें डायग्नोज करना है। डिस्कवर द कैजुअल फैक्टर ऑफ स्लो लर्निंग, भाई बच्चे की स्लो लर्निंग जो है वो किस वजह से, उसके कैजुअल फैक्टर्स क्या हैं वो हमें पहचान करना है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बीमारी की पहचान करना है आपको। सिर्फ और सिर्फ क्या कहा गया है, टेस्ट करने के लिए कहा गया है, आपको डॉक्टर नहीं बनना है, रेमेडी नहीं देना है बिल्कुल भी डायग्नोज में, ठीक है। इस स्टेप में नहीं देना है, मतलब कि एज ए टीचर तो देना ही है, ठीक है। फिर आता है रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल इंस्ट्रक्शन या रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इज अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट हु आर एक्सपीरियंसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, ठीक है। हम देखते हैं डायग्नोज में कि बच्चे को कहाँ डिफिकल्टीज आ रही है। रेमेडियल इंस्ट्रक्शन और टीचिंग हेल्प इन ओवरकमिंग द डिफिकल्टीज ड्यू टू इंस्ट्रक्शन। रेमेडी में अब हम क्या करेंगे, अब रिपोर्ट लेकर के जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या देगा भाई, आपको मेडिसिन देगा, है ना, वो आपको दवाइयाँ देगा। तो टीचर भी क्या करता है, डायग्नोज करने के बाद में पता करता है अच्छा बच्चे को प्रॉब्लम इस वाले उसमें आ रही है, इस वाले उसको दिक्कत आ रही है, इस वाले पार्ट में उसको दिक्कत आ रही है, तो क्या करेगा टीचर, उसके डिफिकल्टीज़ को सॉल्व करेगा और उसको वहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करवाएगा, उसको रेमेडी प्रोवाइड करेगा। इट हेल्प द स्टूडेंट टू बी विद द नॉर्मल स्टूडेंट इन एक्वायरिंग द कॉमन लेवल ऑफ अचीवमेंट। भाई कोई बच्चा है जिसे हमें पता चल गया डायग्नोज टेस्ट में, अच्छा ये चीज़ है, इसको मैथमेटिक्स से भाई इसका जो है ना एक फियर बना हुआ है, मैथमेटिक्स से कर तो अच्छा सकता है ये, लेकिन इसका कुछ प्रायर एक्सपीरियंसेस की वजह से इसका फियर बना हुआ है। हमने देख लिया, हमने डायग्नोज कर लिया, अच्छा बच्चे को ये प्रॉब्लम है भाई, अब हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे बच्चे की कि वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ में एक्वायर कर सके उस कॉमन लेवल को, अचीवमेंट को, जिसको वो कर सकता है, जितना वो कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेमेडियल टीचिंग, यानी कि उसको एक रेमेडी देना, ठीक है भाई। तो ये था हमारा मैथमेटिक्स की कंप्लीट रिवीजन सेशन।
जिसमें कि मैंने कोशिश किया कि आपके सारे टॉपिक्स जो हैं वो एक समअप तरीके से आपके जो हैं वो इंक्लूड मैं कर सकूं, जिसमें कि आपका CCE भी आ गया, NCF भी आ गया, ठीक है, प्राइमरी लेवल भी आ गया और सब कुछ आ गया, मैथमेटिक्स का नेचर आ गया, लैंग्वेज आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। और अब गला मतलब दर्द करने लग गया सच में। तो इतनी आप लोगों के लिए जो मेहनत हुई है उसको अब आप लोग प्लीज़ आगे से आगे ज़रूर इसको शेयर करें। देखिए मैंने देखा 2 तरीके के स्टूडेंट मैं देख रही हूँ आजकल। एक वो स्टूडेंट होते हैं जो खुद देख लेते हैं, ठीक है, वीडियो पसंद भी आ जाए ना पसंद आ जाए ना तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है ना, वो मतलब थोड़ा बहुत अप्रिशिएटिंग टाइप के होते हैं कि भाई टीचर को थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया जाए, खुद देख लेंगे, पढ़ लेंगे, पेपर दे आएंगे और कोई मतलब नहीं है। एक दूसरी तरीके के स्टूडेंट होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो वीडियो देखते भी हैं, फिर कमेंट सेक्शन में बताते भी हैं कि उनको क्या पार्ट अच्छा लगा, क्या पार्ट अच्छा नहीं लगा। ये ज़रूरी नहीं है कमेंट सेक्शन में सिर्फ तारीफ़ें लिखो, कोई बात नहीं, अगर कोई गलती हुई है गलती भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखो तो सही, एक फीडबैक तो दो अपना। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए वेलकम है, ठीक है। उसके अलावा वो क्या करते हैं, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में उसको शेयर भी करते हैं कि देखो यार ये मैम ने एक वीडियो बनाई जिसमें पूरा मैथमेटिक्स कवर किया है ना। तो आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से बनो जो हैप्पी स्टूडेंट्स होते हैं, जो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। तो उन्हीं स्टूडेंट्स में से आप भी बनो कि बच्चों अपने सभी फ्रेंड्स के साथ मन में आप लोग शेयर करो वीडियोज़ को जो भी आपको पसंद आती है, ठीक है, ताकि टीचर को भी लगे कि भाई हाँ जो मेहनत की जा रही है उसका थोड़ा तो मतलब एक मैक्सिमम ऑडियंस तक वो पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग प्लीज़।